प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 10 घात और घातांक के परिचय की आधारभूत बातें का सूत्र ज्ञान, क्या क्या किस प्रकार के इसके सूत्र हैं, परिचय किस प्रकार इस अध्याय को करना है, इसके किस प्रकार की हमें पीछे की बातें पता होना चाहिए, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके अध्याय के नाम पर। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके इस पे अध्याय के नाम पर, घातांक और घात। ठीक है बच्चों, घातांक और घात दोनों एक ही चीज के नाम है, घातांक और घात। जैसे कि हम कहते हैं पढ़ने में कुछ होता है और देखने में कुछ होता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 10 की शक्ति 24, इसको हम क्या बोलते हैं? शक्ति, घात, और इसी को कहा जाता है घातांक। यानी कि घात का अंक क्या है, ये क्या रहता है? घातांक। ठीक है बच्चों, इसमें यदि 10 की 24 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या? घातांक, जिसे हम बोलते हैं 10 की घात 24 है। और ये जो 10 है ये बन जाएगा इसका क्या बच्चों? आधार। क्या बन जाएगा ये? आधार। तो ये तो होगी साधारण सी बात जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें हम आगे चलते, देखिए हमें पता है जब भी हमारे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखते हैं तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की 4, 2 की घात 4 या 2 की शक्ति 4। 2 घातांक नहीं बोलते हम, 2 का घातांक 4 ऐसा कह सकते हैं, परंतु हम बोलते नहीं है, 2 की घात बोलते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इस प्रकार हो गया हमारे पास। ठीक बच्चों, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ सूत्र हैं, कुछ सूत्र ज्ञान है हमारा जो हमें पता होना चाहिए। कुछ और अन्य बातें हैं जो इसके अध्याय के बारे में हमें पता होनी चाहिए। आइए उन सब पर चर्चा हम धीरे धीरे कर लेते हैं, जो जो हमें प्रयोग किए होंगे। अब देखिए बच्चों, 2 की 2 गुना 2 गुना 2, इसको मैंने 2 की 4 लिख दिया। लिख दिया ना? 4 क्यों लिख दिया? क्या आपके मन में सवाल आया? 4 बार गुणा है तो हमने 4 लिख दिया। अगर इसी तरह 2 की 4 गुना 2 की 6 हो तो कैसे करें इसे? 2 की 4 2 गुना 2 गुना 2, बीच में क्या है? गुना, फिर 2 की 6 तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार। अब गुणिया कितने के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की 10 हो गया। ठीक है जी, हो गया हमारे पास 2 की 10। तो बच्चों यदि एक बात और देखिए, ये तो हो गया 2 की 10। यदि मैं आपसे कहूँ कि 2 की 25 गुणा 2 की 30 को करो तो क्या आप ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करते हैं? नहीं ना। क्या करेंगे हम क्या करें, दोनों के देखें। सबसे पहले तो क्या है? आधार क्या है? क्या है? आधार क्या है? यदि आधार समान है तो शक्तियों का क्या कर लेंगे? जोड़। क्या कर देंगे? शक्तियों का जोड़। कितना जाएगा यहाँ पर? 55। सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। कितना हो गया? 55। अब जो सीधा सीधा उत्तर आया है, यही हमारे पास एक सूत्र होता है। क्या? ए की एम गुणा ए की एन, यानी कि ए की शक्ति m गुणा ए की शक्ति n। यदि आधार एक जैसे हैं, शक्तियां अलग अलग हैं और गुणा में हैं तो शक्तियों क्या जाता है बच्चों? योग हो जाता है। क्या जाता है? योग। ठीक है, ये है हमारा सूत्र नंबर 1। ये बात ध्यान रखनी बच्चों आपको। ठीक है, दूसरा सूत्र आ आता है हमारे पास कि किस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। सूत्र नंबर 2। अब इसी प्रकार हमारे पास और भी सूत्र होते हैं। ये सूत्र नंबर 1 कैसे होता है मैंने पहले वो बताया फिर समझाया। इसी प्रकार मान लीजिए बच्चों हमारे पास ऐसे हो 2 की 6 भाग 2 की 4, ऐसे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 की 6 बटे 2 की 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको इतना लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की 6 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 2 गुना 2 गुना 2 गुणा 2। अब एक दो से एक दो, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, 2 कट गया। कितने 2 बच गए जी? 2 2 बच गए, 2 की 2 बच गई हमारे पास। ठीक है,
अगर यदि मैं आपको ये कहूं कि 2 की 36 भाग 2 की आप 20 कर दो, कैसे करोगे? आप इस प्रकार करोगे? ना जी ना, बहुत लंबा समय लग जाएगा, इतना तो समय नहीं होता हमारे पास। तो क्या करें? इसी के लिए हमारे पास एक सूत्र बनाया गया है। यदि आधार एक जैसे हैं, देखिए आधार के दोनों में एक जैसे और शक्तियां अलग अलग, आधार एक जैसे हैं, घात अलग अलग हैं और भाग में है, तो इसको क्या करेंगे? घात आधार ऐसे कैसा लेंगे, शक्तियों की कर लेंगे क्या, घटा। कितना आ जाएगा जी? 16। ठीक है ना विश्वास तो इसमें करके देखिए, 2 की 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 की 2 आएगा। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? ए की एम भाग ए की एन, या फिर कह सकते हैं ए की एम बटे ए की एन है, तो हम क्या करेंगे? ए की एम माइनस एन कर देंगे। समझ में आ गया बच्चों हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, सूत्र नंबर 2। अब हम करते हैं आगे चर्चा। ये हो गया जी बच्चों हमारे पास सूत्र नंबर 2। अब हम आगे चर्चा। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसे हो कि ये तो हमने पढ़ लिया था ना, अगर मान लीजिए ऐसे 2 की शक्ति 2 की शक्ति 3, तो क्या लिखूं? 2 गुणा 2 की शक्ति 3, 2 दूनी 4 की शक्ति 3 का लगा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64, ये उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, यही आया ना हमारे पास। यानी कहने का तात्पर्य क्या हो गया यहाँ पर? 64 बन गया। अब मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 2 की शक्ति 2 को इस तरह लिख दूं, क्या 2 की शक्ति 2 की शक्ति 3 है, तो क्या करो? ऊपर वाली शक्ति क्या करो? आपस में गुणा कर दो, तो ये 6, कितना बन गया? 6। अब ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ऐसे भी तो ये आंसर आ रहा है, आ रहा है। तो इससे हमारे पास एक और अन्य सूत्र बनता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम उसको कहते हैं, यदि क्या है, ए की शक्ति m की शक्ति n हो, तो इसका क्या करते हैं? शक्ति गुणा कर देते हैं इसमें क्या, ए की m इंटू एन, यानी कि ए की m n। ठीक है बच्चों, ये बन जाता है हमारे पास क्या, इसके एक और अन्य सूत्र। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब करते हैं आगे चर्चा। अब आगे हमारे पास मान लीजिए बच्चों कुछ ऐसे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने ऐसे लिख दिया कि 2 की शक्ति 3 बटे 3 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3 बटे 3 की शक्ति 3। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 बटे 3 पूरे की शक्ति 3, क्योंकि इसकी भी 3 इसकी भी 3, दोनों की शक्ति क्या है? 3 3 है। और इसका उल्टा भी क्या होगा हमारे पास? इसका यदि मैं विपरीत दूंगा तो विपरीत भी क्या करेगा? इसी तरह से कार्य करेगा। जैसे कि इसके लिए हमारे को सर्वसमीकरण कहते हैं क्या, ए बटे बी की एम, ए की एम बटे बी की एम, तो ए बटे बी की एम। ठीक है, इस तरह से बन जाता है। इसका उल्टा भी लागू होता है, जैसे कि क्या जाएगा, इसको हम इस तरह भी ला सकते हैं। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारे पास क्या, सूत्र नंबर दूसरा, जो हमें चौथा सूत्र जो हमें याद रखना जरूरी है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं चर्चा अगले सूत्र पर। अगला सूत्र बच्चों हमारे पास क्या कह रहा है? अगले सूत्र में हमसे कह रहा है कि मान लीजिए ये तो था, जिसमें अब क्या इसमें आधार अलग अलग हैं। अब तक हमने एक आधार के पढ़े थे, अलग अलग आधार वाले की बात कर लेते हैं। जैसे कि ए की शक्ति m गुणा बी की शक्ति m, क्या कह रहा है कि यदि घात या शक्ति बराबर हो, इसमें देखिए क्या है, घात क्या है, बराबर। ठीक है, परंतु जो आधार हैं, आधार क्या है, अलग है। आधार क्या है, अलग है। शक्ति बराबर आधार अलग, तो क्या जाएगा, जब ऐसा मामला हो, ए की शक्ति m गुणा बी की शक्ति m हो, तो क्या कर देंगे, a गुणा बी की शक्ति m ले लेंगे। नहीं समझ में आपको? देखिए मैं समझा देता हूँ, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 2 की शक्ति 3 गुणा 3 की शक्ति 3 था हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये है। अब इसको क्या लिखूं,
2 की शक्ति 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की शक्ति 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27। अब 27 अट्ठे जब आप कितना बन जाएगा यहाँ से, 27 को 8 से गुणा कर लीजिए, हमारे पास कितना जाएगा, 27 अट्ठे 216। अब 216 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 छिके 216। और यहाँ से मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 बार 6 यानी कि 6 की शक्ति 3। अब 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 3 की शक्ति 3, कि 2 और 3 की गुणा करने पर ही आएगा ना 3 6, तो इसीलिए हम इसको इस तरह भी तो कर सकते थे ना सीधा, 2 की शक्ति 3 गुणा 3 की शक्ति 3 क्या हो जाएगा, 6 की शक्ति 3 ही बढ़ना चाहिए था आखिरी में, और वही बन भी रहा है यहाँ से। जब आप इसको इस तरह से हल करेंगे तो भी उत्तर यही आएगा। तो इसलिए हम इस शॉर्टकट तरीके का प्रयोग करेंगे, ना कि लंबा वाला तरीका करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों। अब आगे आगे हमें बच्चों एक बात और याद रखनी इसके अंदर, क्या आगे बच्चों में एक बात इसमें ध्यान रखनी है, ये यदि कोई भी हमारे पास चरपद इस प्रकार रखा है जिसकी घात क्या है, शून्य, घात क्या है, शून्य है, तो उसका मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। यदि 1 की शून्य है तो 1, 2 की शून्य है तो भी 1, 3 की शून्य है तो भी 1, यदि वह चरपद है तो भी 1, अचर पद है तो भी 1, यदि x की शून्य है तो भी 1, उसका मान क्या आता है हमारे पास, 1 होता है। यदि किसी भी चर या अचर पद की घात क्या हो, शून्य। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, यदि किसी भी चर या अचर पद की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मान कितना जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रहेगा आपको। अब आगे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। यदि हमारे पास इस प्रकार रखा हो कोई मान 2 की शक्ति घटा 5, तो इसको आप किस प्रकार हल करेंगे जी, इसका तो आपके पास कोई तरीका नहीं है। अब 2 की शक्ति -5 को मैं किस प्रकार दिखा सकता हूँ, इसका तो कोई आइडिया है ही नहीं, मैं कैसे दिखा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, उसको क्या कहते हैं, यदि a की शक्ति -m है तो उसे क्या लिखेंगे, 1/a की m लिख देंगे, 1 बटा उसकी शक्ति वैसे ही वैसी, लेकिन किस में आ जाएगी, जमा में। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब आप नीचे से ऊपर चले जाते हैं तो आप भूत बन जाते हो। धरती से ऊपर जाओगे तो भूत कैटेगरी में आओगे भाई, इंसानों कैटेगरी में तो आओगे नहीं। इसी प्रकार से मैं कहा जाता है कि जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो इस प्रकार हो जाता है। इसको हम क्या लिख देंगे, 1/2 की शक्ति 5। ठीक है, इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। तो एक सूत्र हो गया बच्चों हमारे पास ये। तो हमने कौन कौन से सूत्र पढ़ लिए बच्चों इसमें, आइए सभी सूत्रों को नोट कर लेते हैं बारी बारी। एक तो ये, यदि आधार एक जैसे हों, शक्तियां अलग अलग हों, गुणा में हों, तो क्या जाएगा, शक्तियां जुड़ जाती हैं। यदि आधार एक जैसे शक्तियां अलग अलग और भाग हो रहा हो तो क्या जाता है, शक्तियां घट जाती हैं। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा, यदि आधार एक जैसे हों और शक्तियां एक जैसी हों, आधार अलग अलग हों, तो आधार की गुणा जाती है, शक्ति वही रहती है। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा, यदि इस प्रकार हो, अलग अलग आधार भाग में हो और शक्ति उनकी क्या हो, एक ही हो, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी चलता है और सीधा भी चलता है, दोनों तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे 4 जो हमने पढ़े अब तक। पांचवा हमने पढ़ा, यदि किसी भी चर या चर पद की शक्ति शून्य है तो उसका मान कितना होता है, 1। छठा हमने भी पढ़ा, यदि हम इसको किसी भी घातांक की शक्ति माइनस में है, ऋणात्मक है, किसी भी पद की शक्ति ऋणात्मक है, तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी शामिल होगा और उल्टा भी। इसी प्रकार हर एक सूत्र के उल्टा और दोनों तरफ से कार्य करेगा। ठीक है,
ये नहीं कि आप इस तरफ से कार्य करा सकते हैं एक ही तरफ से। यदि मुझे एक दे रखा तो मैं एक को कुछ भी बना सकता हूँ इस प्रकार शून्य, जहाँ मुझे प्रयोग करना है उसी प्रकार रूप में बदल सकता हूँ। यदि कहीं मुझे इस प्रकार दे रखा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यदि ऐसे तो इसको वैसे आप इस तरफ कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ ही हर चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो ये वो सूत्र ज्ञान है जो बच्चों आपके इसके अंदर याद होना चाहिए, ताकि आपकी प्रश्नावली जो 10.1 है उसके किसी भी सवाल को करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि आपको ये सूत्र ज्ञान याद है तो आप आपकी प्रश्नावली 10.1 के सभी सवाल बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं बच्चों, और उदाहरण भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास एक गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आता है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है इसमें? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब बच्चों यहाँ पर यह रहेगा कि हम कोई ऐसी संख्या लाएं जिससे उसको गुणा करने पर उत्तर क्या जाए हमारा एक आ जाए। जैसे कि एक ही m है, इसको किससे गुणा करो कि उत्तर एक बन जाए? तो सीधी सी बात है कि जब शक्ति क्या होगी, शून्य होगी, तभी एक आ सकता है जी। तो यहाँ कितना है, m है, तो हम क्या करें, इसकी एक ही शक्ति, आधार वैसा ही हो, शक्ति किससे गुणा कर दूं, -m से। अब ये कैसे एक के बराबर हो सकता है, आइए इसे समझ लेते हैं। तो हमने अभी लिखा जी क्या कि एक ही m गुणा एक ही -m बराबर एक है। कैसे है देखिए, यदि आधार एक जैसे हों तो शक्तियां क्या हो जाती हैं बच्चों, जुड़ जाती है। तो a की शक्ति m थी, m जमा घटा का m जोड़ दूं, बराबर एक रख देते हैं एक बार अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जोड़, जैसे ब्रैकेट खुलेगा जोड़ के समझ जाएगा घटा में बराबर एक, m में से m गया तो जीरो, एक ही जीरो बराबर एक। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि भी किसी भी चर या चरपद की शक्ति क्या हो, शून्य हो, घात शून्य हो, तो किसी के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। एक बराबर एक, तो सिद्ध हो गया जी एक है। तो इसीलिए गुणात्मक प्रतिलोम यदि कहे किसी का भी, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यदि उसकी घात जो है उसकी घात का विपरीत घात लिख दो जी। यदि एक ही घात m है तो एक ही घात घटा के ऋणात्मक m, यदि ऋणात्मक में दे रखे हैं तो धनात्मक में लिख दें। आधार वही, शक्ति को रूप बदल देंगे बस, ठीक है। जमा है तो घटा के बना देंगे शक्ति, और घटा के है तो जमा के बना देंगे शक्ति, ठीक है बच्चों। ये होता हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली 10.1 तक का जितना भी हमारे पास जो आपको सूत्र ज्ञान या जो कुछ भी आपको पता होना चाहिए था वो सब आ चुका है। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी आपके प्रश्नावली 10.2 के सवालों में क्या क्या ज्ञान में पता होना चाहिए। प्रश्नावली 10.2 के अंदर है हमारा मानक रूप। क्या है जी? मानक रूप। इसमें मानक रूप में व्यक्त करना है हर एक चीज को कि उसका मानक रूप क्या होगा। मान लीजिए कि मैंने आपके लिख दे दिया इस प्रकार संख्या लिख दी, ठीक है जी। कितनी लिख दी, इस प्रकार कोई संख्या लिख दी, कहे इसका मानक रूप बताओ जी। तो मानक रूप का मतलब क्या है कि इसका छोटा रूप किसमें, 10 की शक्ति के रूप में, यानी कि इसके अंदर पर गुणा करो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है जी। तो 15 गुणा 10 की 6, परंतु इसको संतुष्टि नहीं होगी यहाँ पर भी। क्या लिखें इसको, हम इसको लिखें जी क्या, कम से कम क्या करें, एक अंक और बढ़ाएं इसमें, कितना, एक और अंक दें इसको, ठीक है। कहता है जी एक अंक छोड़ के सारा ही खत्म कर दो आप, यानी कि इसको क्या लिख दें, 1.5, ठीक है, गुणा 10 की 7, ठीक, 1.5 गुणा 10 की 7, तभी संतुष्ट है। क्यों? अब आपको समझ नहीं आएगा 1.5 गुणा 10 की 7 कैसे कर दिया आपने। 1.5 गुणा 10 की 7 का मतलब है 10 को 7 बार गुणा करते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार। अब 1.5 गुणा 10 की 7 बार गुणा करेंगे तो कितनी शून्य जाएंगी, 7 शून्य, 3 3 6 और एक 7। अब आप इसकी गुणा करके देखिए कितना आ जाएगा, 15 के पीछे 3 3 6 एक 7 शून्य। अब एक अंक छोड़ना में दशमलव के, एक अंक छोड़ दीजिए, कितना आ गया
वापिस वही 15 के पीछे 6 शून्य थी, 15 पीछे 6 शून्य उतरा जाए, क्योंकि दशमलव के बाद जो शून्य है इसका तो कोई फायदा है ही नहीं। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या आंसर, ये हो गया बच्चों आपका क्या मानक रूप, किसका, बिना दशमलव वाली संख्या का। यदि दशमलव वाली संख्या की बात करें तो उसमें मानक रूप को कैसे लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए आप 0.0000 कितने शून्य लगा दिए बच्चों हमने, 5 शून्य ले लीजिए, 2 1 ये, ठीक है। को मानक रूप लिखो, का मानक रूप, अगर कह दे इसका मानक रूप बनाओ तो कैसे करेंगे। मानक रूप का मतलब क्या है कि आप इस प्रकार दशमलव में लिखें, एक दशमलव के बाद संख्या, परंतु होनी चाहिए 10 की शक्ति कुछ भी घातांक के रूप में होना चाहिए। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो इसको ये लिख दें जी, 21 के बटे में कितने हैं ये, 3 2 5 और 2 7, इतने अंक है ना दशमलव के बाद, 3 2 5 2 7, इससे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 21 बटे कितनी शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 की 7 बार गुणा करूं, 10 की 7 बार गुणा कर दूं तब इतना आएगा हमारे पास। तो क्या लिख दूं, 10 की 7, ठीक है बच्चों, इतना लिख देंगे। अब थोड़ा और ध्यान देना, 21 गुणा 1 बटे 10 की 7 लिख दूं, लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब ये बताना 21 गुणा 1 बटे 10 की 7, ये में कौन सा उत्तर रहेगा, 1 बटे 1 ही एम हो तो क्या आ जाएगा, 1 ही घटा एम, तो ये क्या जाएगा 10 की घटा 7, हो गया बच्चों। परंतु 21 दिख रहा है मुझे, 21 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे दशमलव में चाहिए, दशमलव के बाद एक ही अंक चाहिए, वो भी सिर्फ, ज्यादा भी ना हो, कितना हो, एक ही अंक दे दो चाहिए, लेकिन दशमलव के बाद एक होना चाहिए, यानी कि एक लगा के दशमलव लगा के इसको हमें लिख दें बस, एक अंक के साथ दशमलव देते हैं उसको हमें लिखें। तो ऐसा क्या हो सकता है बच्चों, बताओ कैसे लिखेंगे इसको हम, क्या करेंगे हम इसको, इसको हम करेंगे बच्चों, अब 21 को दशमलव देना तो क्या करना पड़ेगा, 2.1 गुणा 10 की 1, ये हो, क्योंकि 21 2.1 गुणा में 10 करूंगा कितना होगा, 210, 21 गुणा 10 करो 210 हो गया। कितना अंक चाहिए जी, एक अंक चाहिए, एक अंक जैसे छोड़ हो गया वापस क्या बन गया, 21 बन गया, बन गया, ठीक है। तो 2.1 गुणा 10 की 1 गुणा 10 की घटा 7, अब इसमें क्या लग जाएगा यहाँ पर बच्चों हमारे पास, क्या लग जाएगा, 10, ये में लग जाएगा हमारा कौन सा उत्तर, यदि घात एक जैसी हो, आधार एक जैसा हो, घात अलग अलग हो और गुणा में हो तो घात क्या रहती है, जुड़ जाती हैं। तो 10 की 1 जमा घटा का 7 क्या हो जाएगा, 2.1 गुणा 10 की माइनस 6, क्योंकि 7 में तो एक जाएगा तो माइनस 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कि घातांक सॉरी मानक रूप, ठीक है। इस प्रकार इसका मानक रूप बनाएगा, ठीक। तो इसमें अगर सीधा सीधा कहूँ मैं आपसे, शॉर्टकट तरीका बताऊँ इसका, ये तो है पूरा बड़ा तरीका, हमने इसको मान लीजिए दशमलव वाली संख्या है, तो सीधा हमने क्या करना, अंक गिन लो, एक अंक छोड़ दो पीछे से, छोड़ दिया, छोड़ दिया जी, ये भी गिन लो कितने अंक हैं सारे, 1 2 3 4 5 6, हम क्या करेंगे 2.1 लिख के ना गुणा 10 की 6, इब के है दशमलव का बाद से अंक, तो क्या हो जाएगा, शक्ति ऋणात्मक रूप में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, ऋणात्मक रूप में, 2.1 गुणा 10 की माइनस 6, यानी कि दशमलव अंक ने 6 अंक परंस रखा देंगे, आखिरी अंक छोड़ के, ठीक है, हो गया सीधा सीधा। अब बात करें यदि बड़े वाला की, जैसे कि यो है जिसमें दशमलव नहीं है, तो उसमें बिना दशमलव हमारे तो शक्ति आओगी 10 की शक्ति जमा के रूप में, और जिसमें दशमलव उसमें आओगी शक्ति घटा के रूप में। तो इसमें क्या करेंगे, अंक गिन ले, एक अंक छोड़ दो, एक अंक ने छोड़ के सारे अंक गिन लो, जो आखिरी अंक है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के सारे अंक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की 8, ये कर दिया, ये इसमें लगा दो दशमलव, 1.5, बस, यानी कि जो आखिरी अंक है इस तरफ से उसको छोड़ के दशमलव छोड़ना है, उसके बाद दशमलव लिख देंगे और क्या लिख देंगे, शक्ति लिख देंगे सीधी, ठीक है। 10 की 8, देखो 3 3 6
सॉरी 7 है भाई, 8 नहीं 7, कितना है 7, और ये हमारा उत्तर आ रहा था। तो सीधा शॉर्टकट है ये वाला तरीका मानक रूप लिखने का। यदि किसमें है बिना दशमलव के है तो शक्ति किसमें आएगी, धनात्मक में होगी, और यदि दशमलव में तो शक्ति किसमें होगी, ऋणात्मक में होगी। क्या कराएंगे, आखिरी एक अंक छोड़ना है, यानी कि यदि दशमलव वाला तो दशमलव में किस तरह का देंगे, दशमलव को दाएं तरफ, कहाँ ले जाएंगे, दाएं तरफ। और अगर बिना दशमलव है तो किस तरफ जाएंगे आप, बाएं तरफ। किस तरफ चलेंगे, बाएं तरफ। बाएं तरफ अंक गिनते चलेंगे, आखिरी अंक को छोड़ के गिनती कर देंगे और उसको लिख देंगे कि भाई इतना बन गया। ये है बच्चों मानक रूप, जो आपकी होगा पर्सनालिटी 10.2 के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पर्सनालिटी 10.2 के अंदर जो भी ज्ञान था वो समाप्त होता है। इससे आपके सभी सवाल हल हो जाएंगे, और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।